हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिस्ट्री विद सोनी। मैं हूं सोनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और इन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम में मिल जाए और कुछ भी मिस ना हो। अगर पहले वाले वीडियोस आपने मिस कर दिए तो जाके जरूर देख लीजिए ताकि कोई भी लेसन, कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि एनसीईआरटी की सीरीज मैंने शुरू की है और उसी का सेकंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड चैप्टर 2 वीडियोस में कंप्लीट होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कंटेंट है समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। एक दो क्वेश्चन बीच में डाले हैं ताकि आप इजीली अपने कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं और आप मुझे, अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लो ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस जो कि एग्जाम के पर्पज से मैंने बनाए हैं फ्री स्पेशल क्लासेस के दौरान आप देख सको। तो शुरू करते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन, आपके कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी के सारे बुक्स को मैं कवर अप करने वाली हूँ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग स्किप करेंगे। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े फैक्ट्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मेरा मेन टारगेट है नेट का एग्जाम, और नेट के एग्जाम में केवल इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ों को ही इसमें कवर अप करने वाली हूँ। हालांकि सारी किताबों में है इंडियन हिस्ट्री से जुड़े फैक्ट्स, उनको मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी वन बाय वन। सबसे पहले मैं क्लास 6 की बुक को डिस्कस कर रही हूँ और ये हमारे अतीत भाग 1 जिसका टाइटल है। तो आज मैं बात करूंगी सेकेंड चैप्टर की जो है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो मनुष्य मनुष्य का प्रारंभिक मानव जो एक आखेटक था, एक शिकारी था, खाद्य संग्राहक की भूमिका में था और घुमंतु जीवन जीता था। वो कैसे एक भोजन उत्पादक बना और भोजन उत्पादन करना उसने कैसे सीखा है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को बेसिकली इसमें बताया है। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो मन में उठते हैं। बेसिक मैंने जैसा कि बताया कि 6 क्लास की बुक का है तो बड़े बेसिक वाले क्वेश्चन जो कि बच्चों के दिमाग में उठते हैं उनके थ्रू ये सब कुछ समझाने की इन्होंने कोशिश की है। हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और हम लोग इस कंटेंट में से अपने लिए क्या निकाल सकते हैं, और उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने 2 पॉइंट्स अलग किए हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोग को पता है कि नेट के एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, फैक्चुअल हो, या फिर जैसे कि पता है कि 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे असर्शन रीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना उसके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है आरंभिक मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते थे। तो मैं मनुष्य पहले शिकारी था और खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता था। इनको भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पे, तो प्रारंभिक मनुष्य का एक ही काम था बेसिकली कि भोजन की तलाश करना, उसको जमा करना, पेट भरने, और कोई और ऐसा कोई काम नहीं था, ना कोई मनुष्य इतना डेवलप था। तो घुमंतु जीवन जीता था और भटकता रहता था दिन भर भोजन की तलाश में। तो इसकी इसी इंतजाम करने की विधि प्रवृत्ति के आधार पे इसको आखेटक और खाद्य संग्राहक का नाम दिया है। आखेटक में वो हो गए जो कि जंगली जानवरों को मार के खाते थे, और इसका मतलब ये नहीं कि सारे मनुष्य जंगली जानवरों को मारते थे या मार के खाते थे, मांस खाते थे। बहुत सारे ऐसे भी मनुष्य थे जो वेजिटेरियन बोल सकते हो उसको, जो कि फल फूल खा के अपना जीवन यापन करते थे। तो ये बेसिकली खाना पीने की सामग्री ये लोग जमा करते थे। दूसरा पॉइंट है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई कारण थे। जैसा कि मैंने बताया कि घुमंतु जीवन जीते थे और उसके रीजंस बताए हैं। भोजन की तलाश, ये सबको पता है, जानवरों की तलाश, उपयुक्त मौसम की तलाश और पानी की तलाश। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। उपयुक्त मौसम रहेगा तभी खास तरीके के फल फूल, खाने पीने से संबंधित जो पत्ते वगैरह होते हैं जो खाए जा सकते हैं, जिससे पेट भरा जा सकता है, उस तरीके के फल वगैरह मिल जाएंगे इजीली। पानी की तलाश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनुष्य पानी सभी चीजों, सभी जंतुओं के लिए आवश्यक है, मनुष्य के लिए, पौधों के लिए, जीव जानवरों के लिए। और खास तौर पे हम लोग देखते हैं कि नदियों के किनारे जानवर जरूर आते हैं पानी पीने, तो इजीली मिल जाते थे। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। पानी के किनारे चारागाह रहेगा, चारागाह जहाँ रहेगा वहाँ जंगल रहेंगे, वहाँ जानवर रहेंगे, सॉरी, और जहाँ जानवर रहेंगे वहाँ भोजन की तलाश में मनुष्य भी जाएंगे। तो सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और कनेक्टेड है। तो ध्यान रखना इस इन सारे पॉइंट्स को।
आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में कैसे इतिहासकारों को पता चला और उस समय की जीवन शैली कैसी थी उनकी, आखेटक थे, संग्राहक थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये सब कुछ पता चला है औजारों के आधार पे। पुरातत्वविदों को ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, खासतौर पे औजार, जिनका निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक के तौर पे बेसिकली किया करते थे। तो आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए वो औजारों का प्रयोग करते थे। प्रारंभिक दौर में पत्थरों से बने औजार होते थे, बाद में लकड़ियों और हड्डियों से भी औजार बनाए जाने लगे धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पे ये पता लगाया गया है कि उस समय के लोगों का जीवन शैली कैसा था। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले किस युग के हथियार की खोज हुई है, तो नवपाषाण काल के हथियार सबसे पहले मिले हैं। उसके बाद उस फील्ड में और भी काम हुआ तो और भी पहले मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल कालीन हथियार मिले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने रखा है जो कि मैप पे बेस्ड बोल सकते हैं उसको। हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने मैप भी रख दिया है। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। निम्नलिखित में से कौन से 9 पाषाणिक पुरा स्थल हैं? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महगढ़ा, कुलडिहवा, दओजली, हेडिंग। कौन से हैं 9 पाषाणकालीन स्थल? तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो इसमें सारे हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसमें सारे 9 पाषाणिक स्थल है। इसको थोड़ा सा मैप से के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देख सकते हो, ये एनसीईआरटी की बुक में भी मैप दिया है। तो इन्होंने ट्रायंगुलर, जैसे कि पूरा पाषाणिक स्थल, नवपाषाणिक पुरा स्थल, महापाषाणिक पुरा स्थल, आरंभिक गांव, आधुनिक नगर, इन सबको मैप में दर्शाया है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा है 9 पाषाणिक पुरा स्थल, मेहरगढ़, बुर्जहोम, महगढ़ा, कुलडीवा, दओजली, हेडिंग। तो आप लोग देख सकते हो इजीली कि 9 पाषाणिक पुरा स्थल ये ब्लू डॉट से दिखाया है। दओजली, हेडिंग, कुलडीवा, महगढ़ा, बुर्जहोम, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में नहीं थे, जिसमें पय्यमपल्ली, हल्लूर, चिरांद, तो ये सारे हैं 9 पाषाणिक। उसके साथ साथ जैसे कि ये ट्रायंगुलर से इन्होंने बताया है, कुरनूल गुफाएं पूरा पाषाणिक स्थल है, हुनसंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये पूरा स्थल शब्द आपने बहुत बार बहुत सारे बुक्स में सुना होगा। तो ऑफिशियली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका क्या अर्थ है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया, उसको जान लेते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, मतलब पूरा स्थल, प्राचीन स्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए उस समय किया था और बाद में वो उन्हें वही छोड़ गए थे। ये चीजें जो हैं वो जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्रों में और नदियों के तल में भी पाए जा सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ जमीन की खुदाई हो, वो जब जमीन के अंदर ही मिले, ये कहीं पे भी मिल सकते हैं। इन पुराने स्थलों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में इन्होंने बताया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगी, तो इसके बारे में हम लोग और देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बुक के अकॉर्डिंग, आग की खोज। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले, जिसका अर्थ है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल प्रकाश के लिए, मांस के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। तो एक क्वेश्चन उठता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? तो जैसा कि मैंने बताया कि कुरनूल गुफा में मिला है। तो यहाँ आप ध्यान दो, कुरनूल गुफाएं ट्रायंगुलर में है, जो कि एक पूरा पाषाणिक स्थल है। इट मीन्स कि कुरनूल गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं, आग के साक्ष्य मिले हैं। इट मीन्स कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाता है। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है कुरनूल की गुफाएं। अब ये थोड़ा सा मैंने डेट वाइज रख दिया है, जो कि आपको पता है कि स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग। पूरा पाषाण काल मतलब कि प्राचीन पाषाण का काल, प्राचीन पत्थरों का काल।
ये औजार बनाने की टेक्निक्स और पाए गए औजारों के बेस पे रखा है ये नाम। औजारों के महत्व को बताता है, जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हो। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले, उसके दौरान। और इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो ये एक लंबा टाइम पीरियड है पूरा पाषाण काल का, 20 लाख से 12,000। इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। क्योंकि ये बड़ा लंबा टाइम पीरियड है, तो पढ़ने में इजी हो, समझने में आसान हो, इसलिए इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानव इतिहास की तकरीबन 99% कहानी आरंभिक मानव की इसी काल से जुड़ी हुई है। और सेकंड है, पहला हो गया पूरा पाषाण काल, सेकंड है मध्य पाषाण काल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस काल में पर्यावरण संबंधी बदलाव हुए। और दूसरा कि मेसोलिथ के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, इसीलिए इसको लघु पाषाण काल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड बताया है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले। ये पर्यावरण संबंधी बदलाव, पशुपालन कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस काल में औजार जो पाए गए हैं वो हड्डियों के हैं, लकड़ियों के मट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते हैं। तो बेसिकली जिनको परिष्कृत औजार बोलते हैं। पहले बेडौल औजार बनाते थे जो कि उतने नुकीले पैने नहीं होते थे। बाद में थोड़े से और नुकीले परिष्कृत औजार बनाने लगे, शल्क वाले औजार बनाने लगे कि हाथ से पकड़ के आसानी से खुरचा जा सके। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज है नवपाषाण काल का, 10,000 साल पहले। इसे नवपाषाण काल कहा जाता है। तो ये सारी बेसिक की चीजें हैं जो आप सबको पता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जो एनसीईआरटी की चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करना, वो मैं कर रही हूँ। अगर आप और भी डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हो, दूसरी बुक्स में भी है और मेरे बहुत सारे वीडियोस में है, तो आप जाके मेरे वीडियोस फॉलो कर सकते हो यहाँ पे या फिर अनअकैडमी पे। ओके, इसको मैंने केवल और केवल इस कोर्स को एनसीईआरटी की बुक पे ही बेस्ड रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करी है। नेक्स्ट पॉइंट है बदलता हुआ जलवायु, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलवायु बदलाव से घास वाले मैदान डेवलप हुए और घास वाले मैदान से ऐसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई जो घास खा के अपना जीवन यापन करते थे, जिसमें गाय, बकरी, भेड़ ये बोल सकते हैं। तो ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ी और इससे पशुपालन को प्रश्रय मिला। तो जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन जो कि मध्य पाषाणिक काल में हुआ है। खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई और एक नवीन जीवन शैली का उदय हुआ जिसमें अनाजों को उपयोग किया जाने लगा विभिन्न विभिन्न तरीकों से। अनाजों के उपयोगों को इन्होंने एक बड़े अच्छे चार्ट में दर्शाया है। हो सकता है ये क्वेश्चन कोड में पूछ दे, तो ध्यान देना कि अनाजों का उपयोग करते थे बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। बॉक्स बना के इन्होंने इंपॉर्टेंट चीजों को बताने की कोशिश की है। तो मुझे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा जिसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। बसने की प्रक्रिया क्या है और ये कब शुरू हुई? तो बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, अचानक से लोगों ने बसना शुरू नहीं किया है और तकरीबन 12,000 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई है। वास्तव में जो हम भोजन करते हैं, आज कृषि हो रहा है बड़े लेवल पे, वो बसने की प्रक्रिया के कारण ही हो रहा है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं और उसी तरह से पालतू बनाए गए जानवरों में सबसे पहले कुत्ते का नाम आता है, आप सबको पता है। बाद में भेड़ और बकरी पाले गए। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला पशु था वो कुत्ता था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने रखा है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। टाइम पीरियड आई थिंक सबको पता है, बहुत सारे बुक्स में वेरिएशंस मिलता है स्टोन एज के टाइम पीरियड को लेके। तो एनसीईआरटी को हम लोग बेसिकली ज़्यादा मान्यता देते हैं क्योंकि आयोग भी इसी को मान्यता देता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैंने बता दिया है कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है इनका, इसको मैं बता देती हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई है 12,000 साल पहले। नव पाषाण काल का आरंभ हुआ है 10,000 साल पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ है 8,000 साल पहले, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये एक चार्ट है, आप लोग देख सकते हो। ओके,
अब एक क्वेश्चन मैंने रखा है लास्ट में, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है मौसम के बदलाव और स्टोन एज से जुड़े हुए कैसे चीजें कनेक्टेड हैं, उसी पे बेस्ड है। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें कि बदलावों से क्या चेंजेस हुए। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान डेवलप होने लगे, और इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो ये मध्य पाषाण काल से तीनों जुड़े फैक्ट हैं या नहीं, ये आपको चूज करना है। तो फिलहाल मैं इसका आंसर दे देती हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका तीनों इसका ऑप्शन है। जैसे कि आपको पता है कि बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई, घास के मैदान विकसित होने लगे, और घास के मैदान विकसित होने से ऐसे पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई जो घास खा के जीवन यापन करते थे, भेड़ बकरी, शाकाहारी पशु जिसको बोलते हैं। और मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत कैसे बनी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है मध्य पाषाण काल, इसको माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे औजार बनने लगे। तो मत्स्य भाला आप लोगों ने बहुत सारे बुक में पढ़ा होगा, मत्स्य भाले बनने लगे। ये लकड़ी का होता था और ये इसका नुकीला, ये हड्डी या फिर नुकीले पत्थर का होता था, हार्पून जिसको बोला है। तो ये मछली पकड़ने में इजी हो गया लोगों के लिए, तो मछली भोजन का मुख्य स्रोत बन गई। ये भी सही है, ये भी सही है। प्लस गेहूं, जौ और धान, ये तीनों अनाज ऐसे थे जो पहले प्राकृतिक रूप से उगने लगे जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बाद में जब मनुष्यों ने पूरा अच्छी तरह से इसको जाना समझा कि कैसे ये अन्न उपज रहे हैं, कैसे हम लोग फिर से दोबारा इसको उपजा सकते हैं, सीख लिया बेसिकली, तब इन्होंने प्रॉपर वे में इसको उपजाना शुरू किया और स्थायी रूप से कृषि की शुरुआत की। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिसमें गर्तावास, मेहरगढ़ और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग जरूर फीडबैक में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।